उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। संयुक्त पूंजी कंपनी की मूल प्रकृति को समझने में, कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों के प्रकारों को जानने में, सममूल्य, अधिमूल्य या बट्टे पर निर्गमित अंशों के लिए अलग अलग लेखांकन व्यवहारों को जानने में, अभिदत्त पूंजी को परिभाषित करने में, अंशों के हरण की अवधारणा समझने में, जब्त अंशों के पुनर्निगमन की अवधारणा जानने में, अंश हरण खाते को तैयार करने का तरीका जानने में। कंपनी की विशेषताएं। 1। कंपनी क्या है? कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार वो कंपनी जो कंपनी अधिनियम या किसी अन्य पूर्व कंपनी अधिनियम के तहत समामेलित या पंजीकृत है। मुख्य न्यायाधीश मार्शल के अनुसार कंपनी एक व्यक्ति होती है, कृत्रिम, अदृश्य, अमूर्त और केवल कानून की नजरों में अस्तित्व होता है। केवल कानून द्वारा रचित होने के कारण ये केवल उन परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रण में रख सकती है जिनके लिए उसकी रचना करने वाला चार्टर उसे अधिकार प्रदान करता है, चाहे वो स्पष्टता हो अथवा उसके बिल्कुल प्रारंभ से प्रासंगिक हो। कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेषताएं जो इसे अन्य संगठनों से अलग बनाती हैं, निम्नानुसार हैं। स्वैच्छिक संघ। जो लोग कंपनी बनाना चाहते हैं वो स्वेच्छा से व्यवसाय संचालित करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। यही कारण है कि इसे स्वैच्छिक संगठन कहा जाता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का वैधानिक अस्तित्व उसके सदस्यों से भिन्न होता है। एक कंपनी किसी भी प्रकार की संपत्ति को पकड़ और निपट सकती है। कंपनी अनुबंध कर सकती है और अपने नाम पर एक बैंक खाता भी खोल सकती है। ये दूसरों पर अभियोग चला सकती है और दूसरों द्वारा इस पर अभियोग चलाया जा सकता है। सीमित दायित्व। कंपनी के सदस्य अपने द्वारा धारित शेयरों की अदत्त राशि के लिए उत्तरदायी होते हैं। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की स्थिति में कंपनी के समापन की दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित रहता है। कंपनी की विशेषताएं। 2। स्थायी उत्तराधिकार। सदस्यता में बदलाव होने पर भी कंपनी अस्तित्व में रहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी कानून द्वारा रचित कृत्रिम व्यक्ति होती है। कंपनी के किसी भी सदस्य की मृत्यु या पागलपन या दिवालियापन किसी भी तरह से कंपनी के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता है। सदस्य आ जा सकते हैं लेकिन कंपनी बनी रहती है। सार्वमुद्रा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होती है और अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकती है, इसलिए हमें मुद्रा रखने की आवश्यकता होती है जो कंपनी के आधिकारिक हस्ताक्षर के रूप में कार्य करती है। उस दस्तावेज को अवैध माना जाता है जिसमें कंपनी की मुद्रा नहीं होती है। अंशों का हस्तांतरण। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के अंश आसानी से हस्तांतरित किए जा सकते हैं। हमें अंशों को हस्तांतरित करने के लिए कंपनी से अनुमति या कंपनी के किसी भी सदस्य की अनुमति की आवश्यकता
नहीं होती है। लेकिन कंपनी के अंतर नियम अंशों को हस्तांतरित करने का तरीका बता सकते हैं। अभियोग चला सकती है या उस पर चलाया जा सकता है। कंपनी अनुबंध कर सकती है और अनुबंध के किसी उल्लंघन के मामले में दूसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये अभियोग चला सकती है तथा उसके नाम से उस पर अभियोग चलाया जा सकता है। कंपनी के प्रकार। कंपनी को वर्गीकृत करने के दो तरीके हैं। एक, उसके सदस्यों के दायित्व के आधार पर। दो, सदस्यों की संख्या के आधार पर। कंपनी के प्रकार अपने सदस्यों के दायित्व के आधार पर। अपने सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनी को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और असीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी। इस मामले में सदस्यों का दायित्व सदस्यों द्वारा धारित अंशों के नाम मात्र मूल्य की सीमा तक ही सीमित होता है। मान लीजिए कि सदस्य अपने अंशों की पूरी राशि चुका देता है, तो वो कंपनी के ऋण के बावजूद कंपनी को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसे अपनी निजी संपत्ति से किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। इस मामले में इसके सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन के समय उनके द्वारा तय की गई राशि तक सीमित होता है। इस प्रकार सदस्यों का दायित्व केवल समापन की घटना पर ही होता है। असीमित कंपनी। असीमित कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें उसके सदस्यों के दायित्व पर कोई सीमा नहीं होती है। इस मामले में यदि कंपनी की संपत्ति उसका ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, तो इस उद्देश्य के लिए सदस्यों की निजी संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, लेनदारों को उसके सदस्यों से अपने बकाया का दावा करने का अधिकार होता है। कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा अनुमति होने के बावजूद ऐसी कंपनियां भारत में नहीं पाई जाती हैं। कंपनी के प्रकार सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर सदस्यों की संख्या के आधार पर एक कंपनी को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से होता है जो निजी कंपनी नहीं होती है, जिसकी न्यूनतम पूंजी 5 लाख रुपए होती है या ऐसी चुकता पूंजी हो जैसा कि निर्धारित की जा सकती है, और किसी निजी कंपनी की सहायक कंपनी नहीं होती है। निजी कंपनी। निजी कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 1 लाख रुपए होती है या ऐसी उच्च चुकता पूंजी हो जैसा कि निर्धारित की जा सकती है। ये अंशों के हस्तांतरण का अधिकार प्रतिबंधित करती है। एकल व्यक्ति कंपनी के मामले को छोड़कर कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। कर्मचारियों को छोड़कर 200 तक अपने सदस्यों की संख्या सीमित करती है। जनता को कंपनी के किसी भी अंश या ऋण पत्र के लिए अभिदान नहीं करने देती है। अपने सदस्यों, निदेशकों और रिश्तेदारों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से जमाएं
स्वीकार नहीं करती है। एकल व्यक्ति कंपनी। कंपनी अधिनियम की धारा 262 के अंतर्गत ओपीसी ऐसी कंपनी होती है जिसका सदस्य केवल एक व्यक्ति होता है। कंपनी समावेशन नियम 2014 का नियम 3 प्रावधान करता है कि भारतीय नागरिक और भारत में निवासी होने के नाते केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति एकल व्यक्ति कंपनी बना सकता है। ये गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश गतिविधियां नहीं कर सकती है। इसकी चुकता अंश पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होती है। इसका 3 वर्ष का औसत वार्षिक आवर्त 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। अंश पूंजी की श्रेणियां। 1। लेखांकन में कंपनी की अंश पूंजी को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अधिकृत पूंजी। इस प्रकार की पूंजी वो अंश पूंजी है जिसे कंपनी अपने एमओए के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत होती है। कंपनी को एमओए द्वारा निर्दिष्ट पूंजी से अधिक पूंजी जुटाने की अनुमति नहीं होती है। इसे अधिकृत या पंजीकृत पूंजी भी कहा जाता है। कंपनी अधिनियम में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत पूंजी में वृद्धि या कमी की जा सकती है। कंपनी के लिए एक बार में जनता के अभिदान के लिए पूरी अधिकृत पूंजी जारी करना जरूरी नहीं है। आवश्यकता होने पर कंपनी आवश्यकता के अनुसार अंश पूंजी जारी कर सकती है, लेकिन ये अधिकृत पूंजी की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्गमित पूंजी। ये पूंजी का वो भाग है जिसे वास्तव में जनता को अभिदान के लिए निर्गमित किया जाता है, जिसमें वेंडरों और कंपनी के एमओए के हस्ताक्षरकर्ताओं को आवंटित अंश शामिल होते हैं। जिस अधिकृत पूंजी के लिए जनता से अभिदान नहीं आमंत्रित किया गया होता है, उसे अनिर्गमित पूंजी के रूप में जाना जाता है। अनिर्गमित पूंजी को बाद की तारीख में जनता से अभिदान के लिए पेश किया जा सकता है। अभिदत्त पूंजी। अधिकृत पूंजी का वो हिस्सा जिसे अभिदान के लिए जनता को पेश किया जाता है, उसे अभिदत्त पूंजी कहा जाता है। जब जनता से अभिदान के लिए पेश किए गए अंश जनता द्वारा पूर्णतया अभिदत्त किए जाते हैं, तो निर्गमित पूंजी और अभिदत्त पूंजी समान होती है। यदि अभिदत्त पूंजी उससे अधिक है, तो पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं होगी। अंश पूंजी की श्रेणियां 2। मांगी गई या याचित पूंजी। अभिदत्त पूंजी का वो हिस्सा जिसे अंशों पर मांगा गया है, उसे मांगी गई या याचित पूंजी कहा जाता है। अंश के अंकित मूल्य की पूरी राशि या हिस्सा मांगना कंपनी की इच्छा है। उदाहरण के लिए, यदि आवंटित अंश का अंकित मूल्य 15 रुपए है और कंपनी केवल 10 रुपए प्रति अंश मांगती है, तो मांगी गई या याचित पूंजी 10 रुपए प्रति अंश होगी और अतिरिक्त 5 रुपए किसी भी समय आवश्यकता अनुसार अंशधारकों से 5 मांगा जा सकता है। प्रदत्त पूंजी। मांगी गई या याचित पूंजी का वो हिस्सा जो कंपनी वास्तव में अंशधारकों से प्राप्त करती है, उसे प्रदत्त पूंजी के रूप में जाना जाता है। यदि किसी भी अंशधारक ने
मांग पर राशि का भुगतान नहीं किया है, तो ऐसी राशि को बकाया मांग कहा जा सकता है। इसलिए प्रदत्त पूंजी मांगी गई या याचित पूंजी ऋण बकाया मांग के बराबर होती है। अयाचित पूंजी, अयाचित पूंजी का वो हिस्सा जिसे अभी मांगा नहीं गया है, उसे अयाचित पूंजी कहा जाता है। इसे कंपनी द्वारा किसी भी समय जब आवश्यकता हो एकत्रित किया जा सकता है। आरक्षित पूंजी, कंपनी कभी-कभी कंपनी के समापन के समय मांगे जाने के लिए कुछ अयाचित पूंजी आरक्षित रखती है, जिसे रिजर्व या आरक्षित पूंजी के रूप में जाना जाता है। ये केवल कंपनी के समापन पर लेनदारों के लिए उपलब्ध होती है। अंशों की प्रकृति और श्रेणियां। अंश क्या है? अंश को ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कंपनी की कुल अंश पूंजी विभाजित होती है। वो व्यक्ति जो अंशों के माध्यम से कंपनी को धन का योगदान देता है, उसे अंशधारक कहा जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 86 के अनुसार कंपनी दो प्रकार के अंश जारी कर सकती है: अधिमानी अंश, सामान्य अंश। अधिमानी अंश कंपनी अधिनियम की धारा 85 के अनुसार अधिमानी अंश वो है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। 1. इसमें समता अंश धारकों को लाभांश का भुगतान करने से पहले लाभांश का अधिमान्य अधिकार होता है। 2. इसमें कंपनी के समापन के समय समता अंश धारकों को किए जाने वाले किसी भी भुगतान से पहले पूंजी भुगतान प्राप्त करने का अधिमान्य अधिकार होता है। अधिमानी अंशधारक को कंपनी के आधिक्य, पूर्ण रूप से या सीमित सीमा तक उसमें भाग लेने का अधिकार होता है, जैसा कि सीमा नियम द्वारा निर्धारित होता है। ये अंश शोध्य तथा अशोध्य, संचयी या असंचयी, या भागी या गैर भागी हो सकते हैं। समता अंश कंपनी अधिनियम की धारा 85 के अनुसार समता अंश वो है जो अधिमानी अंश नहीं है। जिन अंशों का लाभांश के भुगतान या पूंजी के पुनर्भुगतान का कोई अधिमान्य अधिकार नहीं होता है, उन्हें समता अंश कहा जाता है। अधिमानी अंशधारकों को लाभांश देने के बाद समता अंशधारक कंपनी के वितरण योग्य लाभ के हकदार होते हैं। समता अंशधारकों को दिया जाने वाला लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ की राशि के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकता है। अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया में चरण। कंपनी के अंशों की राशि को कंपनी की बढ़ती वित्तीय आवश्यकता के आधार पर समय की एक अवधि में कई आसान किश्तों में धीरे-धीरे एकत्र किया जा सकता है। पहली किश्त आवेदन स्वीकार करते समय एकत्र की जाती है और इसलिए इसे आवेदन राशि के रूप में जाना जाता है। दूसरी किश्त आवंटन पर आवंटन राशि के रूप में जाना जाता है और शेष किश्त को पहली मांग, दूसरी मांग और अन्य के रूप में जाना जाता है। अंतिम किश्त से पहले अंतिम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया में चरण। विवरण पत्र जारी करना। प्रविवरण पत्र जनता को कंपनी के बारे में जानकारी देने का एक तरीका है।
प्राविवरण पत्र के माध्यम से कंपनी निवेश के लिए जनता को आमंत्रित करती है और उन्हें कंपनी के अस्तित्व के बारे में जानकारी देती है। ये कंपनी के बारे में और निवेशकों से धन एकत्रित किए जाने के तरीके के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। आवेदन पत्रों की प्राप्ति। जब प्राविवरण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया जाता है, तो निवेशक जो कंपनी की अंश पूंजी का अभिदान करने के इच्छुक होते हैं, आवेदन राशि के साथ आवेदन करते हैं और प्राविवरण पत्र में उल्लिखित अनुसूचित बैंक में वो राशि जमा करते हैं। कंपनी को प्राविवरण के निर्गमन की तारीख से 120 दिनों के भीतर न्यूनतम अभिदान मिलना चाहिए। यदि कंपनी इसे प्राप्त करने में विफल रहती है, तो कंपनी अंशों के आवंटन के लिए आगे नहीं बढ़ सकती है और आवेदन राशि को प्राविवरण पत्र के निर्गमन की तारीख के 130 दिनों के भीतर वापस लौटा दी जानी चाहिए। अंश निर्गमन की प्रक्रिया में चरण 2। अंशों का आवंटन। यदि न्यूनतम अभिदान प्राप्त हो चुका है, तो कंपनी अब कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात अंशों को आवंटित करने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ सकती है। जिन व्यक्तियों को अंश आवंटित किए जाने हैं, उन्हें आवंटन पत्र भेजा जाता है तथा जिन्हें कोई अंश आवंटित नहीं किया जाना है, उन्हें खेद पत्र भेजा जाता है। जब आवंटन किया जाता है, तो कंपनी तथा आवेदकों, जो कि अब कंपनी के अंशधारी हैं, उनके बीच एक वैध अनुबंध हो जाता है। कंपनी के अंशों सममूल्य या अधिमूल्य पर निर्गमित किया जा सकता है। जब निर्गमन के नियमों और शर्तों के अनुसार अंशों की निर्गमन कीमत उनके अंकित मूल्य के बराबर होती है, तो अंशों का सममूल्य पर निर्गमन होता है। जब कंपनी के अंशों का उसके अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमन किया जाता है, तो अतिरिक्त राशि को अधिमूल्य कहा जाता है। आवेदन पर लेखांकन व्यवहार। किस्तों के रूप में भुगतान की गई राशि अंश पूंजी में अभिदान को दर्शाती है और उसे अंश पूंजी में जमा किया जाना चाहिए। हालांकि असुविधा से बचने के लिए शुरुआत में प्रत्येक किस्त के लिए अलग-अलग खाते खोले जाते हैं। आवेदन के साथ प्राप्त सभी राशियां इस उद्देश्य से खोले गए एक अलग खाते में अनुसूचित बैंक के पास जमा की जाती हैं। आवंटन पर लेखांकन व्यवहार। जब कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त कर लेती है और अंशों के आवंटन पर कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर कंपनी के निदेशक अंशों के आवंटन के लिए आगे बढ़ते हैं। अंशों का आवंटन कंपनी और आवेदकों के बीच अनुबंध निहितार्थ है, जो अब आवंटी हो जाते हैं और अंशधारकों या सदस्यों का दर्जा रखते हैं। अंशों के आवंटन के संबंध में रोजनामचा प्रविष्टियां। अंशों के आवंटन के लिए रोजनामचा प्रविष्टियां। 1. आवेदन पर प्राप्त राशि के हस्तांतरण के लिए। 2. अस्वीकृत आवेदनों की राशि वापस करने के लिए। 3. आवंटन पर देय राशि के लिए। 4. अधिक आवेदन राशि के समायोजन के लिए। 5. आवंटन राशि के प्राप्त होने पर।
कभी कभी कंपनी की पुस्तकों में अंश आवेदन और अंश आवंटन के लिए अंश आवेदन और अंश आवंटन नामक एक संयुक्त खाता खोला जाता है। जब संयुक्त खाता रखा जाता है तो रोजनामचा प्रविष्टियां निम्न तरीके से दर्ज की जाती हैं। 1. आवेदन और आवंटन राशि की प्राप्ति के लिए। 2. आवेदन राशि और देय आवंटन राशि के हस्तांतरण के लिए। 3. अस्वीकृत आवेदनों की राशि की वापसी के लिए। 4. आवंटन राशि की प्राप्ति पर। मांग के लिए लेखांकन उपचार। मांग अंशों को पूर्ण प्रदत्त बनाने और अंशधारकों से अंशों की पूर्ण राशि वसूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि अंशों का आवंटन पूरा होने तक अंशों का पूरा भुगतान नहीं मांगा गया होता है, तो किसी भी समय निदेशकों को आवश्यकता अनुसार शेष राशि मांगने का निर्णय लेने का अधिकार होता है। अंशों पर मांग के संबंध में दो बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी मांग पर राशि अंशों के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दो मांग के मध्य में कम से कम 1 माह का अंतराल होना चाहिए, या जैसा कि कंपनी के सीमा अंतर नियम में प्रावधान किया गया हो। मांग पर अंशों के संबंध में रोजनामचा प्रविष्टियां। मांग पर अंशों के लिए रोजनामचा प्रविष्टियां। 1. देय मांग राशि के लिए। 2. मांग राशि की प्राप्ति के लिए। कृपया ध्यान दें कि की गई मांग की पहचान के आधार पर अंश मांग खाते में अंश और मांग शब्द के बीच प्रथम, द्वितीय या तृतीय शब्द जोड़ा जाना चाहिए। मान लीजिए कि पहली मांग के मामले में इसे अंश प्रथम मांग खाता के रूप में लिखा जाना चाहिए। एक अन्य बिंदु पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि और अंतिम को भी अंतिम मांग में जोड़ा जाता है, यानी यदि तीसरा मांग अंतिम मांग है तो इसे तृतीय और अंतिम मांग कहा जाएगा। बकाया मांग। जब कोई भी अंशधारक आवंटन या किसी भी मांग पर देय भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है, तो उस राशि को बकाया मांग या अदत्त मांग माना जाता है। यदि कोई कंपनी बकाया मांग खाते के लिए खाता रखती है, तो निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी। कंपनी का सीमा अंतर नियम निदेशकों को बकाया राशि पर निर्धारित दर पर ब्याज लेने का अधिकार दे सकता है। यदि अंतर नियम इस संबंध में कुछ भी नहीं कहते हैं, तो भुगतान के लिए निर्धारित दिन और वास्तविक भुगतान के समय के मध्य की समयावधि के लिए अंशों पर सभी अदत्त राशियों पर 10% से अधिक ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा। जब अंशधारक ब्याज के साथ बकाया मांग राशि का भुगतान करता है, तो प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। अग्रिम मांग। कभी-कभी शेयरधारक मांग की कुछ या पूरी राशि का भुगतान कर देते हैं, जो कंपनी द्वारा नहीं की गई होती है। अग्रिम में शेयरधारकों से प्राप्त होने वाली राशि को अग्रिम मांग राशि के रूप में जाना जाता है। अग्रिम में प्राप्त होने वाली राशि कंपनी की देयता होती है और इसे अग्रिम मांग खाते में जमा किया जाना चाहिए।
अग्रिम मांग के रूप में प्राप्त राशि को देय होने पर भुगतान के प्रति समायोजित किया जाता है। अग्रिम मांग के लिए रोजनामचा प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी। जब मांग देय हो जाती है तो निम्नानुसार प्रविष्टि की जाती है। अग्रिम मांग खाता अन्य चालू दायित्व के अंतर्गत शीर्ष चालू दायित्व के अंतर्गत कंपनी के बैलेंस शीट में शीर्ष समता और दायित्व के अंतर्गत एक अलग मद के रूप में दर्शाया जाता है। यदि अंतर नियम में उल्लिखित है तो प्राप्ति की तिथि से उचित होने पर मांग भुगतान के लिए देय होने की तिथि तक मांग पर ब्याज का भुगतान करना होता है। प्रविष्टि निम्नानुसार की जाएगी। ब्याज के भुगतान के लिए देय ब्याज के लिए प्रदत्त ब्याज के लिए अभिदान। कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं जब जनता को अभिदान करने के लिए प्रस्ताव किए गए अंशों की संख्या से कंपनी के अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं। आमतौर पर ये ऐसा सुस्थापित कंपनी या वित्तीय रूप से मजबूत कंपनी के मामले में होता है और इसे अभिदान कहा जाता है। अभिदान। अभिदान के मामले में स्थितियों से निपटने के लिए निदेशकों के पास 3 विकल्प उपलब्ध होते हैं। एक, वे कुछ आवेदनों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हैं और अन्य आवेदनों को अस्वीकार कर सकते हैं। इस मामले में अस्वीकृत आवेदनों पर प्राप्त आवेदन राशि को पूरी तरह से वापस किया जा सकता है। रोजनामचा प्रविष्टियां निम्नानुसार की जाएंगी। 1. आवेदन पर प्राप्त राशि। 2. धनराशि के लिए आवेदन का हस्तांतरण। 3. आवंटन पर देय राशि के लिए। 4. प्राप्त आवंटन धनराशि। 2. जब संचालक सभी आवेदकों को आनुपातिक आवंटन करने का विकल्प चुनते हैं तो प्रो राटा आवंटन कहा जाता है। इस मामले में प्राप्त अधिक आवेदन राशि को आवंटन पर देय राशि के विरुद्ध समायोजित कर दिया जाता है। यदि प्राप्त अधिक आवेदन राशि अंशों के आवंटन पर देय राशि से अधिक है तो ऐसी अधिक राशि को या तो वापस किया जा सकता है या अग्रिम मांग में जमा किया जा सकता है। इस मामले में रोजनामचा प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी। 1. प्राप्त आवेदन राशि के लिए। 2. अंश पूंजी में आवेदन राशि के हस्तांतरण पर और अंशों पर अधिक आवेदन राशि को अंश आवंटन खाते में जमा करने पर। 3. आवंटन पर देय राशि। 4. समायोजनों के बाद प्राप्त आवंटन राशि। 3. जब कुछ अंशों के लिए आवेदन को सीधे अस्वीकार कर दिया जाता है और शेष आवेदकों को प्रो राटा आवंटन किया जाता है तो अस्वीकार किए गए आवेदनों की राशि वापस लौटा दी जाती है और आवेदकों से प्राप्त अधिक आवेदन राशि जिन्हें प्रो राटा आवंटन किया गया है उनको न्यून अभिदान।
न्यून अभिदान वो स्थिति है जिसमें आवेदन किए गए अंशों की संख्या अभिदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए आवेदनों की संख्या से कम होती है। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी ने जनता को अभिदान के लिए 3 लाख अंशों की पेशकश की, लेकिन आवेदन केवल 2,90,000 अंशों के लिए प्राप्त हुए। ऐसी स्थिति में आवंटन 2,90,000 अंशों के लिए निश्चित किया जाएगा और तदनुसार प्रविष्टियां की जाएंगी। अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन। प्रीमियम पर अंश निर्गमन का अर्थ सम मूल्य से अधिक राशि पर अंश निर्गमित करना है। जब 100 रुपये अंकित मूल्य का अंश 115 रुपये पर निर्गमित किया जाता है, इसे 15% प्रीमियम पर जारी किया गया कहा जाता है। जब कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करती है, तो वो किसी भी समय प्रीमियम राशि मांग सकती है। प्रीमियम की राशि को प्रतिभूति अधिलाभ खाता नामक एक अलग खाते में जमा किया जाता है और शीर्षक आरक्षित और आधिक्य के अंतर्गत कंपनी की बैलेंस शीट के समता एवं दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। उद्देश्य जिनके लिए प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है। 1. पूर्ण भुगतान बोनस अंश के निर्गमन के लिए जो अप्रयुक्त अंश पूंजी से अधिक ना हो। 2. कंपनी के प्रारंभिक खर्च के अपलेखन के लिए। 3. कमीशन के भुगतान, छूट की अनुमति आदि जैसे खर्च को अपलिखित करने के लिए। 4. अधिमानी अंशों के मोचन पर प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। 5. अपने अंश खरीदने के लिए। आवेदन राशि के साथ मांगी गई प्रीमियम की राशि के लिए। आवंटन राशि के साथ मांगी गई प्रीमियम की राशि। मांग राशि के साथ मांगी गई प्रीमियम की राशि। बट्टे पर अंशों का निर्गमन। ऐसी कई स्थितियां होती हैं जब कोई कंपनी बट्टे पर अर्थात अंश के सममूल्य से कम पर अंश जारी करती है। मान लीजिए कंपनी का 120 रुपए का अंश 100 रुपए की कीमत पर जारी किया जाता है। कंपनी आमतौर पर बट्टे पर अंश जारी नहीं कर सकती है। वो केवल जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन के मामले में बट्टे पर शेयर जारी कर सकता है। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफलों के लिए अंशों का निर्गमन। ऐसी स्थितियां होती हैं जब कंपनी उन विक्रेताओं के साथ व्यवस्था करती है जिनसे उसने परिसंपत्तियां खरीदी हैं, जिसमें विक्रेता उन्हें निर्गमित कंपनी के पूर्ण प्रदत्त अंशों के रूप में भुगतान स्वीकार करते हैं। आमतौर पर अंशों के निर्गमन के लिए कोई रोकड़ नहीं लिया जाता है। इन अंशों को सम मूल्य पर अधिलाभ पर या बट्टे पर भी निर्गमित किया जा सकता है। निर्गमित किए जाने वाले अंशों की संख्या जिस मूल्य पर अंश जारी किए जाते हैं और विक्रेता को देय राशि पर निर्भर करती है। विक्रेता को जारी किए गए अंशों की संख्या की गणना करने का सूत्र यहां दिया गया है। अंशों का हरण। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अंशधारक किस्त की राशि या मांग की राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं। ऐसे मामलों में कंपनी उनके शेयर जब्त कर सकती है, जिसका मतलब है कि कंपनी उनका आवंटन रद्द कर सकती है। जब अंश जब्त किए जाते हैं,
तो प्रीमियम से संबंधित प्रविष्टियों को छोड़कर पहले से ही लेखांकन अभिलेख में प्रलेखित जब्त किए गए अंशों से संबंधित सभी प्रविष्टियों के विपरीत प्रविष्टि की जानी चाहिए। अंशों का हरण। अंशों के हरण के लिए रोजनामचा प्रविष्टि। सम मूल्य पर जारी किए गए अंशों का हरण। यहां ध्यान दिया जा सकता है कि जब अंशों को जब्त किया जाता है तो प्राप्त अधिलाभ अंश से संबंधित प्रविष्टि को छोड़कर जब्त किए गए अंशों से संबंधित सभी प्रविष्टियों के विपरीत प्रविष्टि की जाती है। अधिलाभ पर जारी अंशों का हरण। यदि अंशों को अधिलाभ पर निर्गमित किया जाता है और अधिलाभ राशि की पूर्ण रूप से वसूली कर ली जाती है, लेकिन कुछ अंशों की मांगी गई राशि का भुगतान न होने के कारण हरण कर लिया जाता है, तो जब्त अंशों का लेखांकन व्यवहार सम मूल्य पर निर्गमित अंशों की तरह ही होगा। अंश अधिलाभ खाते को हरण के समय डेबिट नहीं किया जाएगा। यदि हरण किए गए अंशों के संबंध में अधिलाभ को प्राप्त कर लिया गया है और जब्ती की राशि अधिलाभ राशि को छोड़कर होगी। यदि जब्त किए गए अंशों के लिए अधिलाभ राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो अंश अधिलाभ खाते को हरण के समय अंश पूंजी खाते के साथ प्राप्त नहीं हुई अधिलाभ राशि से भी डेबिट किया जाएगा। रोजनामचा प्रविष्टियां निम्नानुसार होंगी। हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन। हरण किए गए अंशों का सममूल्य, अधिमूल्य और बट्टे पर पूर्ण प्रदत्त के रूप में पुनः निर्गमन किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान दिया जा सकता है कि बट्टा की राशि हरण किए गए अंशों की वास्तविक प्राप्त राशि से अधिक नहीं होगी और हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर प्रदान बट्टे को अंश हरण खाते में डेबिट किया जाएगा। यदि पुनः निर्गमित अंशों से संबंधित अंश हरण खाते में कोई शेष हो तो इसे पूंजीगत लाभ माना जाएगा और इसे पूंजी आरक्षित खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। रोजनामचा प्रविष्टि होगी। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कंपनी एक व्यक्ति होती है, कृत्रिम, अदृश्य, अमूर्त और केवल कानून की नजरों में अस्तित्व होता है। केवल कानून द्वारा रचित होने के कारण ये केवल उन परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रण में रख सकती है जिनके लिए उसकी रचना करने वाला चार्टर उसे अधिकार प्रदान करता है, चाहे वो स्पष्टता हो अथवा उसके बिल्कुल प्रारंभ से प्रासंगिक हो। कंपनी के सदस्य अपने द्वारा धारित शेयरों की अदत्त राशि के लिए उत्तरदायी होते हैं। कंपनी के किसी भी सदस्य की मृत्यु या पागलपन या दिवालियापन किसी भी तरह से कंपनी के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता है। कंपनी अनुबंध कर सकती है और अनुबंध के किसी उल्लंघन के मामले में दूसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। असीमित कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें उसके सदस्यों के दायित्व पर कोई सीमा नहीं होती है। सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी को सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में विभाजित किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा 262 के अंतर्गत ओपीसी ऐसी कंपनी होती है जिसका सदस्य केवल एक व्यक्ति होता है। निर्गमित पूंजी पूंजी की वो राशि है जो जिसे वास्तव में जनता को अभिदान के लिए निर्गमित किया जाता है, जिसमें
परिसंपत्ति विक्रेताओं और कंपनी के सीमा पार्षद नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं को आवंटित अंश शामिल होते हैं। अधिकृत पूंजी का वो हिस्सा जिसे अभिदान के लिए जनता को पेश किया जाता है, उसे अभिदत्त पूंजी कहा जाता है। अभिदत्त पूंजी का वो हिस्सा जिसे अंशों पर मांगा गया है, उसे मांगी गई या याचित पूंजी कहा जाता है। प्रविवरण पत्र जनता को कंपनी के बारे में जानकारी देने का एक तरीका है। जब निर्गमन के नियमों और शर्तों के अनुसार अंशों की निर्गमन कीमत उनके अंकित मूल्य के बराबर होती है, तो अंशों का सममूल्य पर निर्गमन होता है। जब कंपनी के अंशों का उसके अंकित मूल्य से अधिक पर